गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन के आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर हम पहुंच चुके हैं। हमने कैपिटल गेन कंप्यूट करना सीख लिया। कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के बाद अब हम उस पर एग्जेम्पशंस अप्लाई करेंगे। एग्जेम्पशंस के लिए 1, 2 और जानवी 3 आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक समझा दूँ मैं। वैसे तो हमने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैलकुलेट करना सबने सीख लिया। शॉर्ट टर्म तो ऑर्डिनरी है, व्यावहारिक कैलकुलेशन है। वो तो लॉन्ग टर्म में एक एस्पेक्ट नया जुड़ जाता है, वो क्या है? इंडेक्सेशन। कॉस्ट को हम जो बरसों पुरानी कॉस्ट है उसको आज के जमाने से हम क्या कर लेते हैं? इंडेक्सेशन कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सीख गए अपन। अब जो कैपिटल गेन है उसके एग्जेम्पशन की बात करेंगे। एग्जेम्पशन मतलब माफ। किसी चीज का एग्जेम्प्ट होना मतलब एग्जेम्पशन यूज किया जाता है इनकम के एस्पेक्ट में। दो वर्ड में यूज करूंगा, एग्जेम्पशन और डिडक्शन। डिडक्शन होता है कि आपने कोई खर्चा किया है तो आपकी इनकम में से वो डिडक्शन के एस्पेक्ट से कुछ माइनस हो जाएगा, तो वो है डिडक्शन। एग्जेम्पशन होता है कि ये जो इनकम है ना, ये इनकम ही क्या हो जाएगी? आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। दोनों में फर्क समझ में आया? एग्जेम्प्ट किसके एस्पेक्ट से? इनकम के एस्पेक्ट से। डिडक्शन किसके एस्पेक्ट से? खर्चे के एस्पेक्ट से। इन दोनों में से एग्जेम्पशन वर्ड बड़ा है, क्योंकि अगर सर्टेन इनकम मेरी एग्जेम्प्ट है तो वो पूरी ही माफ। उस सोर्स से अगर इनकम आ रही है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, उस सोर्स से अगर लॉस हो रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मेरा कैपिटल गेन आया उसमें से कुछ सर्टेन कैपिटल गेन क्या हो सकता है? मेरा एग्जेम्प्ट हो सकता है। ये दो तरीके से हम पढ़ते हैं। एक होता है कंडीशनल, एक होता है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब आपको फर्दर कोई कंडीशन पूरी करने की जरूरत नहीं है, तो माफी है। जो अपन ने पढ़ा 1036, 1037, 1043 याद आया? ठीक है, अब इसको बात नहीं करते क्योंकि ये इन तीनों ने नहीं पढ़ा। हम बात करते हैं आज का एस्पेक्ट कौन सा है? कंडीशनल कैपिटल एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। इसको कि क्या बोलेंगे अपन? फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल भी ऐसे ले रहा हूं जो मुझे टॉपिक पढ़ा है। फॉर एग्जांपल कि मैंने मेरा घर बेचा, ठीक है। अब आप लोग भी सोचो, अगर जिस घर में हम रह रहे हैं वो हमारे बाप दादा ने बनाया हुआ हो तो वो बरसों पहले बना होगा, उसकी कॉस्ट बहुत मिनिमम होगी क्योंकि उस टाइम पे महंगाई इतनी थी नहीं, काम सस्ते में हो जाते थे। आज आप उसका इंडेक्सेशन भी करते हो तो समझना बेटा, इंडेक्सेशन भी 348 नंबर चल रहा है, राउंड ऑफ करें तो अराउंड 350। तो बेस ईयर जो 2001-2 उसका बेस नंबर है 100 से कितना पहुंच चुका है? 350 पहुंच चुका है। मतलब 3.5 गुना हुआ कि नहीं हुआ? 100 रुपए का 350 हुआ तो 1 लाख का कितना होगा? 3.5 लाख। 10 लाख का कितना होगा? 35 लाख, 35 लाख, है कि नहीं? लेकिन प्रॉपर्टीज की वैल्यू तो आसमान छू रही है। तो हुआ क्या कि मेरे दादाजी ने जो घर बनाया था, ठीक है, अब उसको मेरे पापा दोबारा से बनवाना चाहते हैं। या फिर वो तो 1946 का घर था, उसको तो सर 75 साल हो गए, तो उस घर की तो हालत बहुत जर्जर हो रही है। तो मेरे पापा सोच रहे हैं कि यार घर तो नया लेना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मुझे नया घर लेना है तो पापा के पास इतने पैसे नहीं कि वो खुद के नया घर ले सके। तो क्या करेंगे? अपने पुराने वाले घर को बेच देंगे और बदले में नया घर खरीद लेंगे, ठीक है। तो मेरे पापा ने ढूंढा भैया कि अपन इसको घर को बेचना चाहते थे, कितने मिलेगा? घर की हालत, बिल्डिंग की हालत तो जर्जर हो रही थी, लेकिन जो भी कीमत मिलेगी किसकी मिलेगी? जमीन की मिलेगी, है कि नहीं? तो बात हुई, तयपाई हुई, तो पता पड़ा कि 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। 50, 55, 45। तो ये जितने भी तुम नए आए हो, 50, 55, 45 समझते हो आप अलग? 50 मतलब, 55 मतलब, 45 मतलब, 45 मतलब जैसे मैं गलती से बोला था 65 फ्लो में, ठीक है। मैं हिंदी में बोलूं चलेगा? सबको चलेगा? नहीं चलेगा, किसी को नहीं चलेगा, तो ओके, बीच में अब भाई तय हुई कि 50 लाख के अराउंड बिक जाएगा। तो मेरे अब समझदार आदमी पता है तो अभी वैसा नहीं कर रहा है कि पहले घर बेच दे और फिर नया घर खरीदने निकलो। तो पापा ने क्या करा, नए घर की भी तलाश करी। उनको एक घर समझ में भी आ गया कि ये वाला घर है ना, ये घर 60 लाख रुपीज में मिल रहा है अपन को। तो पापा सोच रहे 50 में वो बिक जाएगा, 10 लाख रुपए अपन अपने सोर्सेज से इकट्ठे कर लेंगे, 60 में अपना नया घर ले लेंगे। लेकिन जैसे ही घर बेचा तो यहाँ तो कैपिटल गेन आ गया। कैपिटल गेन क्या आ गया कि बरसों पहले जो कॉस्ट लगी थी
उसका इंडेक्सेशन भी करोगे तो वो अराउंड सिर्फ 20 लाख रुपीज ही हो रहा है बस। और 20 लाख इंडेक्सेशन हो रहा है, 50 लाख रुपीज में सेल कर रहे हैं अपन, तो 30 लाख रुपीज में क्या आ रहा है, कैपिटल गेन आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि बाप दादा ने खरीदा था और अपन बेच रहे हैं 3 साल से ज्यादा हो गए, तो उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। तो 30 लाख का 20% टैक्स कितना हो गया, 6 लाख तो टैक्स ही लग गया। तो पापा ने जो 50 लाख रुपीज अज्यूम किया था ना घर से आ जाएंगे, उसमें 6 लाख तो यही ले गए, कितना बचा भाई, 44 ही बचा। अब 10 उन्होंने खुद ने अरेंज कर लिए थे, कितना हो गया, 54 ही हुआ। तो पापा के पास खुद के बजट में तो 6 लाख रुपए क्या पड़ गए, कम पड़ गए ना, है कि नहीं। अब सामने वाले को देखने से क्या लगता है, ओ हो बाप दादा की प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में बिक गई, मजा आ गया, 50 लाख रुपीज में बिक गई, मजा आ गया। लेकिन मजा नहीं आया, इन टैक्सेशन सिस्टम से और बंदा घर का बेघर होगा, ठीक है। तो इसलिए सरकार हमें कहती है कि मानते हैं कि जिस बंदे ने जिंदगी में कोई टैक्स नहीं दिया हो, उसकी एक आधा प्रॉपर्टी जिंदगी में कभी 1-2 बार बिक जाए, तो उसके ऊपर जो टैक्स इंप्लीकेशन आता है कैपिटल गेन की वजह से, वो बहुत वास्ट आता है। मेरे पापा ने कभी इंडिया में कभी कोई टैक्स भरा नहीं, और अचानक उनको 6 लाख रुपए बढ़ने को, तो उनको लग रहा है किडनी मांग ली किसी ने, ठीक है। तो क्या करें, उसके लिए सरकार ने बोला है कि तुम्हें ये माफ कराना है, तो ऑब्वियसली यस करवाना है। तो हम बताते हैं 2-3 रास्ते, वहां जाके आप अपने पैसे क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दोगे तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल बोला हूं। आप सोचो, अरे सर आपके पापा घर बेच ही क्यों रहे थे, नया घर खरीदने के लिए। अब अगर सरकार कह रही है जो पैसे है इसको इन्वेस्ट कर दो, तो इसको इन्वेस्ट कर देंगे तो घर कैसे खरीदेंगे, फिर आप तो घर से क्या हो जाओगे, बेघर। असल में 80% हिंदुस्तानी के घर ऐसे ही बनते हैं, अपग्रेड ही तो होते हैं, पुराने वाले खत्म होके नए बनते हैं, ठीक है। तो फिर अब क्या करा कि यार घर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। मतलब राजा कब माना जाएगा, जब प्रजा के लाइवलीहुड, उनका लिविंग स्टाइल क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और हमारी लाइफ स्टाइल किससे पता पड़ती है, हमारे घर से, है कि नहीं। तो सरकार चाहती है कि भाई आप अच्छे से अच्छे घर बना के रहो। तो इसलिए हमारे पर्सनल रेसिडेंशियल हाउस के ऊपर बहुत सारी रिबेट दी गई है इनकम टैक्स। ये मैं हर चैप्टर में आपको पढ़ा, जैसे हाउस प्रॉपर्टी पढ़ी, तो हाउस प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा कि जो आपका पर्सनल मकान है, जिसमें आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करके, जिसमें 12 महीने आप रहते हो, उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी आपको क्या है, 2 लाख रुपए तक का क्या है, अलाउड है। मैंने बताया ना कि ये उपकार है, क्योंकि ये तो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, पर ये अलाउड है। फिर मैं आपको और आगे चल के यूँ पढ़ाऊंगा कि मान लो घर बनाने में मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया, उस पर 10% का इंटरेस्ट हो, तो 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख। अब मैंने ये लोन 10 साल के लिए लिया है, तो हर साल का 1 लाख इंटरेस्ट तो दूंगा ही दूंगा, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी तो पे करूंगा। तो मुझे इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी में, और जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया ना, उसका भी मुझे डिडक्शन मिलेगा 5 हेड की इनकम का टोटल करने के बाद। एक और घर बनाने के लिए मेहनत कर रहा है ना, तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट जो पे कर रहा है, उसका भी क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो सरकार ने अब नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 54B, फॉर 54B ये कहता है कि अगर आपने अपना रेसिडेंशियल हाउस सेल करके वापस से कोई नया रेसिडेंशियल हाउस परचेज किया है, तो जितना भी कैपिटल गेन इस पुराने वाले को सेल करने में हुआ है, वो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। सर कितना एग्जेम्प्ट होगा, जितने का आपने नया घर परचेज किया होगा, समझ रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, वही पापा होगा, उनकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ रही थी, 20 लाख, उन्होंने बेचा कितने में, 50 लाख, कैपिटल गेन कितना आया, 20 लाख। तो फुल या नेट सेल कंसीडरेशन 50 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना, 30 लाख। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, आज सिंपल है, एकदम पढ़ गया अपन। अब ये 30 लाख आपका क्या हो सकता है, एग्जेप्ट। अगर आपने नया मकान खरीद लिया, तो मैंने कहा मेरे पापा ने नया मकान जो खरीदा ना, वो कितने में खरीदा, फ्लैट खरीदा 40 लाख रुपये, तो 40 लाख आपके क्या हो जाएंगे, एग्जेप्ट। और सर मेरा तो कैपिटल गेन है 30, तो कोई ये 40 लाख माइनस करके 10 लाख का लॉस थोड़ी ले आएंगे। और एग्जेम्पशन तो इनकम की होती है ना, तो इनकम एग्जेम्प्ट होगी। तो कितना, 30 का कैपिटल गेन है, 40 इन्वेस्टेड, तो विच एवर इज
लोअर। तो पूरे के पूरे 30 अंडर सेक्शन 54B, ये नंबर याद रखना है आपको। आपसे जितने भी सेक्शन पढ़ा हुआ सबके नंबर याद होने चाहिए। सेक्शन 54B 30 और 40 whichever lower 30 लाख रुपीस आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट, कोई टैक्स नहीं देना पापा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अगला ऑप्शन कि मान लो उन्होंने 40 लाख का फ्लैट नहीं खरीदा होता, 25 का ही खरीदा होता, ठीक है, तो फिर भाई यहाँ पे कितने माइनस हो गए 25। ये इन्वेस्टमेंट कितना किया है 25 ही किया है, 25 क्या है एक्सेप्ट हो जाता है 5 लाख रुपीस क्या हो जाते हैं 5 लाख का 20% 1 लाख रुपीस का क्या देना पड़ता, टैक्स देना पड़ता। पापा भी खुश, ये पैसा तो पूरे कितना है 50 लाख है, 50 लाख में से आधी रकम अपने घर में बन गया, 25 लाख जेब में बच गए, उसमें से 1 लाख रुपए उन्होंने टैक्स दे दिया, 24 लाख रुपए बच भी गए। समझ में आया कि नहीं? तो पहला रूल सेक्शन 54B का कि घर बेच के घर खरीदोगे तो क्या हो जाएगा एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन बहुत सिंपल है, whichever is lower। अपन यूं कह सकते हैं अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। एग्जेम्पशन कितना है आपका अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बट सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन। और इतनी बड़ी लाइन में क्या रहेगा सर, सिंपल whichever is lower, सिंपल है। और ये तो लॉजिकल भी है यार, ये तो खुद को लगता है। मैंने इसीलिए तो पहले डिडक्शन और एग्जेम्पशन समझाया। डिडक्शन होता तो शायद ज्यादा भी माइनस करते थे, लॉस भी आ जाता, पर ये तो एग्जेम्प्ट है ना, एग्जेम्प्ट है तो इनकम एग्जेम्प्ट करी जाएगी ना, एग्जेम्पशन के केस में लॉस थोड़ी आ सकता है। तो भाई एग्जेम्पशन तो उतना ही होगा जितनी कैपिटल गेन। अब आप सरकार को इंटरेस्ट कर दोगे कोई बात नहीं, किया चुकी आपने तो घर पे लगाया। समझ में आया? कोई डाउट? सर वो जो अमाउंट बचा, जैसे उसने 50 का तो 55 को परचेज कर लिया ना, तो उसके बचा ना वो अमाउंट, हाउस सेल करके दूसरे का अमाउंट पूरा हाँ 25 लाख बचा तो अब उसका उसपे टैक्स लगेगा, उसमें नहीं लगेगा। क्या हो उसको कुछ भी नहीं, मेरे पास मेरा पैसा मेरे पास है, तो उसपे टैक्स लगेगा। 5 पे लगाना बेटा टैक्स। 25 मैंने 20 तो मेरी कॉस्ट ही थी, वापस आ गई मेरे पास। कैपिटल गेन तो 30 था, 30 पहले 25 मैंने इन्वेस्ट कर दिया था, 5 बचा तो टैक्सेबल करता रहो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। ये सेक्शन बेनिफिशियल लगा कि नहीं लगा, बढ़िया है कि नहीं, सबके लिए यूजफुल है कि नहीं, यूजफुल है बच्चों। तो ये सेक्शन जनता को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, इसमें सरकार का कोई फायदा नहीं है, सरकार का तो इसमें नुकसान ही है, उनका टैक्स क्या हो रहा है कम हो रहा है। लेकिन सरकार ने सोचती है भला किसका हो रहा है, अपनी प्रजा का ही तो हो रहा है। और ये मकान जो आवासीय योजना में सरकार खुद प्रोवाइड करती है, अब जब वो बंदा खुद मेहनत करके खुद का घर खुद बना रहा है तो अपन टैक्स के बेस पे तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। क्लियर? अभी तो अपन ने सेक्शन 54B पढ़ा है, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, घर बेच के घर खरीद रहे हैं। आगे चल के तो मैं आपका एक सेक्शन ऐसा पढ़ाऊंगा जिसमें आपको घर को इतना प्रमोट करते हैं कि आप कुछ भी बेच के घर बना लो, सब एक से कुछ भी बेचो और फिर क्या बना लो अपने लिए, घर बना लो। कैपिटल गेन क्या है आपके लिए एक्शन। क्लियर? ओके। अब इसकी कुछ छोटी छोटी कंडीशंस पढ़ते हैं। ये पहला सेक्शन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन और राउंड अबाउट पूरी स्कीम की टर्म्स एंड कंडीशन समझनी पड़ेगी। 90% इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बाकी के सेक्शंस के लिए भी क्या है सेम। ठीक है, बोल सर जैसे किसी के पास अगर दो मकान है, हाँ, उसमें से एक बेच दिया और उससे प्लॉट खरीद लिया और फिर बाद में उसको कंस्ट्रक्ट करेगा, तो उस केस में फिर क्या करेंगे? उस केस में क्या करेंगे चलते हैं थोड़ी देर में समझा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये भी अपन पढ़ेंगे, सारे केस पढ़ेंगे। तो जब मैं पहले पूरा टॉपिक पढ़ा दूं उसके बाद तुम्हारे तीर चलाना तुम। ठीक है। अभी सबसे पहले एसएससी कौन होता है? टैक्स पेयर। कितने तरह के एसएससी है हमारे पास? इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी और कोई भी लीगल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बीओआई, एओए, फलाना ढिमकना, मतलब सारी लीगल एंटिटी। तो घर में कौन रहता है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो ये एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए है। मतलब ये पार्टनरशिप फॉर्म क्यों करें कि हम हमारा कोई फ्लैट बेच के दूसरा फ्लैट खरीदने तो हमें एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? नहीं। कंपनी कहे कि हमने हमारे एम्प्लॉइज के लिए एक बिल्डिंग बना रखी है, फ्लैट्स बना रखे हैं, उसमें से कुछ फ्लैट बेच के दूसरा फ्लैट खरीदने तो हमें एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? नहीं। समझ में आया? क्लियर? अब
ये सबको क्लियर है? बहुत बेसिक सी चीज है, इंडिविजुअल और एक्चुअल। ज्यादातर एग्जेम्पशन और बेनिफिट्स इनको ही दिए जाते हैं क्योंकि यही तो हमारी प्रजा है, ठीक है? बाकी सब पैसा कमाने के लिए बैठे, तो इनको बेनिफिट दिया जाए। अगला रूल कि ये जो घर आपका बिका है, ये घर आपका होना चाहिए लॉन्ग टर्म। क्या होना चाहिए? और बताओ रेजिडेंशियल हाउस कितने टाइम में लॉन्ग टर्म बनता है? 2 साल में। लैंड एंड बिल्डिंग कितने साल में लॉन्ग टर्म बन जाती है? 2 साल में। तो ये जो घर में बेच रहा हूँ ये मिनिमम 2 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपने अभी अभी खरीदा है और फिर 2 साल के अंदर अंदर बेच रहे हो तो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म का एग्जेम्पशन नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म चीज लॉन्ग टर्म आपने बेची। क्लियर? नया रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा, अब ये इसका अप्रूव का डाउट हो, क्या कह रहा है बेटा? दो मकान वाली बात कर लेते हैं अपन सिंपल। ये कह रहा है 2 मकान थे, एक को बेच के फिर कोई और खरीद लिया, एग्जेम्पशन मिलेगा? हाँ मिलेगा, इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सर 3 मकान थे, उसमें से एक को बेच के एक खरीदा, एग्जेम्पशन मिलेगा? हाँ मिलेगा। सर 4 मकान थे, 2 को बेच के 2 और खरीद लिए, एग्जेम्पशन मिलेगा? हाँ मिलेगा। सर 5 मकान थे, 5 बेच के 5 और खरीद लिए, एग्जेम्पशन मिलेगा? हाँ मिलेगा। घर के बदले घर, घर बेच के घर खरीदो। अब अगर यूं कहे सर मेरे जो 2 मकान थे वो छोटे छोटे थे, मैंने दोनों बेच के एक बड़ा मकान खरीद लिया, एग्जेम्पशन मिलेगा? हाँ मिलेगा। प्लॉट खरीदने में थोड़ी देर में आता, पहले काउंटिंग पे चल चले। अब ये कह रहे हैं सर मेरा तो एक ही मकान था बड़ा और मम्मी से उसकी साफ सफाई होती नहीं, वो मेरी घरवाली कर ले, मैं समझता नहीं, तो बड़े घर से हम छोटे घर में जा रहे हैं, ठीक है? जरूरत ही नहीं है, तो हमने अब एक मकान बेच के 2 मकान खरीदे, एग्जेम्पशन मिलेगा? मतलब ये कह रहा है कि हमने जो एक मकान बेचा वो 1 करोड़ में बेचा, उसकी 1 करोड़ को समझते हो तो सही बोला था मैंने, एक तो समझता ही होगा और कोई, इतनी तो मेरी गुड़िया समझ जाती। उस दिन क्या हुआ कि बैठ पे कुछ पैसे पड़े थे तो उसने हाथ पे लिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक भी नहीं। मैंने कहा यार ये तो हमने कुछ सुनाई नहीं इसको, मतलब हम तो हमेशा 1 2 3, उस 1 2 3 में भी 12 स्किप कर देती हो, मतलब 12 स्किप कर देती हो, 11 के बाद 13 14 16 16 चल जाती हो, लेकिन ये हिंदी में 12 तक पहुंच गई। ठीक है, तो अब वापस आते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। 1 करोड़ में उसने एक मकान बेचा जिसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी मान लो 30 लाख, 70 लाख का उसने कैपिटल गेन था। अब उसमें क्या करना, 40 लाख के 2 फ्लैट खरीदे, तो एग्जेम्पशन मिलेगा? हाँ मिलेगा। सर 3 खरीद, एग्जेम्पशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसने 25 के 3 खरीदे, तो एग्जेम्पशन मिलेगा? नहीं। जनरल रूल, पहले तो जनरल रूल, एक के बदले में एक का एग्जेम्पशन, थोड़ा सा उपका, एक के बदले में 2 मिल जाएगा, और ज्यादा उपका कंधे पे बैठोगे, एक के ऊपर 3 कभी नहीं, ठीक है? तो अब गणित क्या बैठी कि 100 लाख में बिका, 30 लाख इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैपिटल गेन कितना है? 70। मकान कितने खरीदे? 2, कितने लिए? 40 कितना हो गया? 80 और 70 के चरण के बाद 70, पूरा क्या हो गया? हाफ। सर मकान कितने खरीदे? 25 के 3, तो तीसरे का तो एग्जेम्पशन मिलेगा ही नहीं, 2 का मिल जाएगा। 25 और 25 कितने हो गए? 50 और 70 whichever is lower, 50 exempted, 20 लाख क्या है? टैक्स। अब अगर सिद्धि पूछे सर अगर मकान नहीं होता 25 और 40 तो क्या मतलब 1 करोड़ है, तो 25 और 40, तो 40 वाले को छोड़ना पड़ेगा, 25 को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी, कोई से भी 2 मकान ले, तो समझदार तो क्या लेगा? 25 और 40 कितना हो गया? 65, क्या कर लेगा? एग्जेम्पट। अब थोड़ा और दिमाग लगाए, सर इसमें टाइमिंग वाइमिंग नहीं देखी नहीं क्या? पहले तो 25 खरीदा, फिर 25 खरीदा, फिर बाद में तीसरा वाला कितने खरीदा? 40, तो टाइमिंग क्रोनोलॉजी वगैरह कुछ नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। 25 और 40 क्लियर है? आपकी मर्जी।
इसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन है। ये जो 2 मकान वाला उपकार किया ना, ये अभी 2 साल पहले ही किया। इससे पहले तो ये उपकार भी नहीं था। इससे पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एक मकान के बदले में एक मकान का एग्जेम्पशन। अब तुम्हें 2 का चाहिए तो भैया उपकार करते हैं तो छोटे आदमियों पे करेंगे, अंबानी अडानी पे नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा अब ये उपकार सिर्फ उनके लिए ही वैलिड है जिनका कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है। वो वाली बात नहीं। अगर ये कैपिटल गेन ये वाला अप टू 2 करोड़ है तो आप 2 मकान खरीद सकते। अगर ये कैपिटल गेन बियॉन्ड 2 करोड़ है तो फिर 2 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, 1 का ही एग्जेम्पशन। अब सर वो एक मकान कितने का भी हो, हाँ वो कितने का, उसमें टेंशन नहीं। सर वो एक मकान ही हमने कोठी बनाई 3 करोड़ मिला गया, हाँ मिला, कोई टेंशन नहीं। पहले तो नंबर ऑफ हाउस समझ जाओ। तो नंबर ऑफ हाउस का रूल 1 के बदले में 1, आम जिंदगी 1 के बदले में 2, मेंटोर जिंदगी किसके लिए मिलेगा, जिसका कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है। 2 करोड़ के ऊपर तो वापस से ऑर्डिनरी पे आ जाओ, 1 ही मिलेगा। और ये जो 2 मकान का एग्जेम्पशन दिया था, ये वंस इन अ लाइफ टाइम दिया। कब दिया? वंस इन अ लाइफ टाइम। मतलब अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर में, किसी एक साल में 1 मकान बेच के 2 मकान खरीद के दोनों का एग्जेम्पशन क्लेम कर चुके हो, अब जिंदगी में कभी दोबारा 2 मकान का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। फिर आम जिंदगी जीनी पड़ेगी 1 के बदले में 1, 1 के बदले में 1, 1 के बदले में। सर एक ही प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम ये सेक्शन यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। मतलब ईयर चालू हुआ अप्रैल में, मैंने 1 मकान बेचा, 1 खरीदा, मेरे पास बहुत सारे मकान थे, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। फिर मई, जून, जुलाई में वापस कोई और मकान बेचा, नया वाला नहीं बेचा, क्योंकि नए वाले का तो इसका डाउट है, तो बाद में पड़ेगा। मेरे पास मान लो 4 मकान थे लाइन से, तो पहला बेचा, कोई और खरीदा, एग्जेम्पशन। फिर जुलाई में दूसरा बेचा, कोई और खरीदा, एग्जेम्पशन। फिर दिसंबर में तीसरा बेचा, कोई और खरीदा, एग्जेम्पशन। मार्च में चौथा बेचा, कोई और खरीदा, एग्जेम्पशन। मिलेगा? हाँ मिलेगा, टेंशन नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आपने पहला बेचा और दूसरा खरीदा और फिर वही बेच दिया, तो फिर शायद आपके एग्जेम्पशन पे कुछ गाज गिर सकती है। सर अब ये क्या होगा तो समझ यही कह रहे हैं कि आप सोचो यार कि ये सेक्शन क्यों बनाया गया। इंडिविजुअल का भला करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, एक उपकार करने के लिए। तो जो डिजर्व करता है उसको करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अब मेरे पापा चाचा इस फायदा उठा रहे हैं इसका, उनको पता लग गया कैसे 4 पट्टी हो सकती है, तो पता है उन्होंने क्या करा, वही अपना मकान 50 लाख रुपीज में बेचा। 30 लाख रुपीज और 20 लाख रुपीज का इंटरेस्ट कॉस्ट एडमिशन आ रही थी, 30 लाख रुपीज में उन्होंने क्या कर दिया, कैपिटल गेन आ गया। अब ये जो कैपिटल गेन था, ये उन्होंने एग्जाम कराने के लिए 40 लाख का एक मकान खरीद लिया। उनको पता था, मैंने बताया तो पापा मकान बेच के मकान खरीदो तो टैक्स नहीं लगता, तो उन्होंने 40 लाख का मकान खरीद लिया। उनको नए मकान से कोई मतलब नहीं, उनके पास ऑलरेडी 4 मकान है, मान लो है तो नहीं, ठीक है। तो अब उनको नया मकान चाहिए ही नहीं, उनको तो पैसा कुछ और काम, लेकिन उनको पता था मकान बेच के मकान खरीदने से एग्जेम्पशन मिलता है। तो उन्होंने टेम्परेरी बेसिस के लिए 40 लाख का एक फ्लैट खरीद लिया, ठीक है, 30 लाख पूरे एग्जाम करा दिए। और 2 से 3 महीने बाद या साल भर बाद या 1.5 साल में या 2-2.5 साल में वो 40 लाख वाला मकान 41 लाख रुपीज में बेच दिया, एज अ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कुछ भी। तो अब क्या रहेगा, 40 की चीज 41 में देखिए तो कैपिटल गेन 1 लाख के ऊपर 20% कितना मेरे को 20,000, शानों ने 51 लाख रुपए कमाए और 20,000 में टैक्स दे रहे। तो आप तो क्लियर कट सेक्शन का क्या कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। हमने आप दिया, बंदे बैठे कि नहीं बैठे, तो सारा तुम्हें पकड़ेंगे। तो अब क्या कहा कि जो तुम नया मकान खरीद रहे हो ना, उसके लिए आएगा लॉकिंग पीरियड, लॉक कर है ना, उसके लिए क्या आएगा, लॉकिंग पीरियड, कि नया वाला मकान आप 3 साल के अंदर बेच नहीं सकते। अगर 3 साल के अंदर, अब ये 1 साल 2 साल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो तो क्लियर कट टाइम पीरियड बोला, कितना लॉकिंग पीरियड क्या है, 3 साल, कि भाई ये एक खुशियों का घर बनाया था तुमने, ठीक है। अब इसको बेच के ऐसा कैसा को खरीद लिया, तो जो नया वाला मकान है
उसके ऊपर 3 साल का लॉकिंग पीरियड। चलो ठीक है सर, हमने किसी कारण उसको बेच दिया, तो फिर क्या होगा सर? प्रीवियस ईयर 23-24 में आप कोई कैपिटल गेन एग्जाम करा चुके हो किसके बेसिस पे? इस मकान के बेसिस पे। और वो 23-24 का हिसाब मैं कह रहा हूँ 3 साल, मतलब 23-24 को भी नहीं दे सकते, 24-25 को भी नहीं, 25-26 को भी नहीं। 3 साल ईयर वाइज भी देखेंगे, डेट वाइज देखेंगे। जब से नया मकान खरीदा है तब से लेके डेट टू डेट, कोई स्पेशल बात नहीं है, डेट से डेट, 7 मार्च से 7 मार्च, डेट से डेट देखेंगे अपन, ठीक है। अब तक बेच नहीं सकता, लेकिन सर किसी रीजन से मेरे पड़ोसी खराब निकले और मेरे को तो बेचना पड़ा, और चलो मैंने तो बेच दिया, तो क्या करोगे? सोचो आप क्या करना चाहिए। अब मैंने 40 वाली चीज 41 में बेच दी, जिस 40 के ऊपर मैं 30 लाख का क्या ले चुका था? एग्जेम्पशन ले चुका था। तो अब करना क्या चाहिए बताओ? उसकी कॉस्ट वही माने थे, वो एग्जेम्पशन अमाउंट में वही कॉस्ट माने थे, जिससे उसने घर बनाया था। उसकी कॉस्ट 30 क्यों मानूंगा? उसकी कॉस्ट तो मैं ऑलरेडी 40 मान ही रहा हूँ। जो पूरा एक तो यूँ कह सकते हो आप कि सर वो जो मैंने एग्जाम कराया था ना, उस एग्जामेशन को इनवैलिड करार कर दो कि वो जो 30 लाख हमने तेरे को एग्जाम किए थे, चलो वापस से क्या हो जाएंगे तेरे? टैक्सेबल। तो मैं तो यूँ कहूँगा ब्याज भी लेना उससे, कि 23-24 का टैक्स था तब माफ करा दिया, अब तो 25-26 में सेल कर रहा है, तो 23-24 वाला जो टैक्स है वो इस साल टैक्सेबल तो हो ही जाएगा, प्लस 2 साल का मैं ब्याज भी लूंगा। एक तो पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, और कुछ पूरा 41 तो क्यों लगाया? गलत है ना, एग्जेम्पशन ही 30 पे लिया था तो 41 पे टैक्स क्यों लगाया? उसका देखा जाए तो इस मकान पे 30 का कैपिटल गेन आ गया, फिर 40 की चीज 41 में आई, तो 1 लाख का वहाँ आया, टोटल तो 31 पे ही लगना चाहिए ना किसी को। तो मैं ब्याज चाहिए ब्याज ले लो, लेकिन 41 पे तो क्यों लगे? पनिशमेंट थोड़ी दे दो। स्थिति तो हो सकती है ना यार, मैंने तो घर लेने के लिए खरीदा था, पड़ोसी तो मेरा बहुत लड़ा कुछ जड़ा वो निकला, तो फिर क्या करेंगे? तो इन्होंने इसका अल्टरनेट करा। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था कि भाई वो 30 लाख वापस से टैक्सेबल कर देते, पर ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक और जस्टिफाइड रास्ता निकाला। उन्होंने यूँ कहा कि हम क्या करेंगे, वो जो कैपिटल गेन आपने नए मकान के अगेंस्ट में क्लेम किया था ना, उस कैपिटल गेन का अमाउंट, ढंग से सुनना प्लीज और समझना भी सही, उस कैपिटल गेन का अमाउंट हम नए वाले हाउस की कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे। नया वाला जो मकान 40 का 41 में बेचा, तो उसकी जो कॉस्ट है 40, उसमें से ये जो अमाउंट आपने पहले एग्जेम्प्ट कराया था वो क्या हो जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। अब आपके लिए इस मकान की कॉस्ट कितनी बचेगी? 10 लाख। और अब 10 वाली चीज तुमने कितने में बेची? 41 में, तो कैपिटल गेन कितने का रहेगा? 31 का। गणित बैठी कि नहीं बैठी? बैठी। इसमें आपके साथ पता है चोट क्या होगी? सर चोट ये होगी कि वो जो मैंने कैपिटल गेन एग्जाम कराया था वो तो लॉन्ग टर्म था, और अब अगर मैंने इस मकान को 1-2 साल में बेच दिया होगा तो ये वाला मकान तो ऐसा शॉर्ट टर्म बिका, तो अब जो मेरा 31 लाख का कैपिटल गेन है वो भी कौन सा आ जाएगा? शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म होता तो सिर्फ 20% टैक्स देना होता, शॉर्ट टर्म है तो और उल्टा स्लैब के अकॉर्डिंगली मुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। हेलो हाँ जी, तो चलो पहले जो अभी तक पढ़ा थोड़ा रूल रिवाइज कर लो। पहला 54B फॉर बॉल, घर के बदले घर, किसके लिए? इंडिविजुअल। सर एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा? व्हिचएवर इज लोअर। सर मकान कितने होने चाहिए? आम जिंदगी 1, मेंटोर जिंदगी 2, लेकिन तभी अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ के अंदर है तो, और वो भी वंस इन अ लाइफ टाइम। क्लियर है? ये समझ में आ गया। छठा रूल कि जो नया मकान खरीदा है उसका लॉकिंग पीरियड है कितना? 3 साल। अगर 3 साल के अंदर अंदर आपने उसको बेच दिया तो फिर हम पता है क्या करेंगे? उसकी कॉस्ट में से वो जो एग्जेम्पशन आपने क्लेम किया था वो क्या कर देंगे? माइनस। ये ध्यान रखना बेटा आपको कि सरकार चाहती है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए। हर बार ऐसा नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि आपने 40 लाख का घर खरीदा था, उसके अगेंस्ट में 30 का एग्जेम्पशन ले चुके हो, तो 40 में से 30 माइनस करके नए मकान की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 10। कितने में बेचा? 41 में। 31 लाख क्या हो गया आपका? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म?
क्यों लॉन्ग टर्म क्यों सर? क्योंकि लॉकिंग पीरियड तो 3 साल है और किसी भी लैंड एंड बिल्डिंग को लॉन्ग टर्म बनने के लिए कितना टाइम पीरियड चाहिए होता है? 2 साल। तो हो सकता है आपने 2.5 साल में बेची हो, तो 2.5 साल में बिकेगी तो लॉन्ग टर्म ही बिकेगी। अब सर लॉन्ग टर्म बिकेगी तो फिर इस वाले मकान का भी क्या होगा? इंडेक्सेशन। तो पहले साल आप कॉस्ट माइनस करेंगे, कितनी कॉस्ट बची? 10 का ही क्या करेंगे? इंडेक्सेशन। समझ में आया कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? 54B घर के बदले में घर, इंडिविजुअल और एचयूएफ, एग्जेम्पशन व्हिचएवर इज लोअर। सर कितने घर होने चाहिए? आम जिंदगी 1, मेंटोस जिंदगी 2, लेकिन ये अप टू 2 करोड़ का कैपिटल गेन हो तो मकान की कॉस्ट 2 करोड़ नहीं बोल, कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ हो, वंस इन अ लाइफ टाइम हो। नए घर का लॉक इन पीरियड 3 इयर्स। अगर नया घर 3 इयर्स के अंदर अंदर सोल्ड करते हो तो जो एग्जेम्पशन आपने क्लेम किया था वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या कर दिया जाएगा? रिड्यूस कर दिया जाएगा। क्लियर है? समझ में आया सबको? अब थोड़ा सा टाइमिंग की बात करें कि सर ये घर है हमारा, हम यहाँ पे रहेंगे और जिंदगी में ये बोला जाता है एक आदमी जिंदगी में एक बार ही घर बनाता है। एक मेरे दादाजी ने बनाया, फिर एक मेरे पापा ने बनाया जिसमें हम रहते हैं, और शायद एक बार मैं बनाऊँ। ज्यादा बार में घर बदल रहा है तो वो आदमी सुखी भी नहीं कहलाता। घर है ना यार, फ्रीक्वेंटली कैसे चेंज कर ले, हमारा लगाव हो जाता है उससे। तो आप जो अपना मोबाइल खरीदते हो तो महीने भर तक रिसर्च करते हो, गाड़ी खरीदते हो तो साल भर तक सपना सजो के रखते हो कि ऐसी वाली गाड़ी खरीदोगे, कार खरीदते हो तो अलग अलग शोरूम में सब जगह टेस्ट ड्राइव लेने जाते हो। तो जब घर खरीदोगे तो कितना जांच परख के घर खरीदोगे, ऐसी थोड़ी एक करोड़ बॉम्बे को कर लो। सब कुछ देख भाल के टाइम लेके घर खरीदेंगे भाई, ऐसे वैसे नहीं खरीद लेंगे। जिंदगी भर की कमाई एक जगह लगा रहे हम तो घर खरीदने में सब टाइम लगता है। तो कितने टाइम में मुझे घर खरीद लेना है? मीन्स ये मेरा ओरिजिनल वाला हाउस जो पापा ने, बाप दादा ने, किसी ने भी कभी नहीं खरीदा हुआ, उसको मैं एक पर्टिकुलर डेट पे सेल करूँ। पर्टिकुलर डेट करते बोलो 30 दिसंबर। कौन सा अभी ले लेते हैं अपन? 2023 हमारा वाला प्रीवियस ईयर ले लेते हैं। फिर 24 में मैंने मेरा ओरिजिनल पहले वाला घर क्या कर दिया? बेच दिया। अब मुझे नया घर खरीदना है जिससे मुझे क्या मिल जाएगा? एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो मुझे कितने टाइम में घर खरीद लेना है? विदिन 2 मंथ 3 मंथ से प्रीवियस ईयर एंड होने से पहले कितने टाइम में खरीदना? तो उन्होंने कहा 3 साल। कितना टाइम बोला? 3 साल। कि अगर बना बनाया घर खरीद रहे हो तो इस पर्टिकुलर डेट, जिसको अपन बोलते हैं डेट ऑफ ट्रांसफर, इससे 2 साल के अंदर अंदर घर एक्वायर कर लो। तो 30 दिसंबर 2023 के बाद 24 और 25 2025 तक बना बनाया घर खरीद लो आप। और अगर आप कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हो तो कंस्ट्रक्शन में तो और टाइम लगता है। तो फिर 2 साल के बदले में कितना कर दिया? 3 साल। 30 दिसंबर 2026 यहाँ तक आप अपना घर बनवा लो। क्लियर है? अब इसमें एक प्रॉब्लम है, सोच के बताओ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हाँ बीच में रहेगा सिर्फ, वो तो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसकी प्रॉब्लम। वो किराए पे रहेगा क्या, या फिर वो उसके पास 2 मकान होंगे, वो देखेगा। मतलब 30 दिसंबर 2022 में घर बेच दिया, 23 में बेच दिया। अरे ना गवर्नमेंट को पता है घर बनाया कि नहीं बनाया, तो टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यही है कि इनकम टैक्स में चलते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। याद है सबको? प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर मतलब अभी जो ईयर चल रहा है 23-24 है ना, इस साल की कमाई पे मुझे टैक्स कब देना है? 24-25। तो साला घर मैंने बेच दिया 23-24 में, इस पे मुझे टैक्स कब देना है? 24-25। यहाँ तक टैक्स देना है ना मुझे। और इसमें भी टाइम कितना दिया जाता है? अब आपको ये डेट याद होनी चाहिए। हमें हमारे पूरे साल भर का हिसाब सरकार को सबमिट करना होता है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? रिटर्न। वैसे आप साधारण भाषा में रिटर्न मतलब वापस, यहाँ रिटर्न मतलब पेपर डॉक्यूमेंट जिसको अपन क्या करते हैं? फाइल करते हैं। रिटर्न मतलब अपनी डिटेल्स गवर्नमेंट को सबमिट करना कि मैंने ये पैसा कमाया। ठीक है? तो ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है 31 जुलाई और 31 अक्टूबर। 2 डेट होती है, 31 जुलाई 31 अक्टूबर। जिन असेसीज को
ऑडिट कराने की जिम्मेदारी नहीं आती, वो 31 जुलाई, छोटे लोग 4 महीने में हिसाब दे दो। और जिनको अपने अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराने होते हैं उनको 31 अक्टूबर तक अपना हिसाब सबमिट करना होता है। तो भाई अब इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली मैंने जो मेरा मकान बेचा उस पर मैं एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूँ, जिसके लिए मेरे पास 2 साल 3 साल का टाइम है, पर सरकार को हिसाब तो मुझे अभी देना है ऑन 31 जुलाई। तो फिर एग्जेम्पशन कैसे क्लेम करूं? बस सरकार को लिख के दे दूं कि मैं 40 लाख का मकान बनाऊंगा, कैसे तो कोई भी लिख के दे देगा। वो मकान नहीं बनाएगा तो फिर वो एग्जेम्पशन फर्दर ईयर में क्लेम करेगा। मतलब मैं इस साल 30 लाख पे टैक्स दूं और फिर जब मैं घर बना लूं तो मैं 30 लाख पे जो मैंने 6 लाख रुपए टैक्स दिया हो वो मुझे क्या मिलना चाहिए? रिफंड मिलना चाहिए, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। और जो घर तो कंप्लीट हो रहा है इस ड्यूरेशन में तो घर का आपका क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इधर से इधर तक जो मेरी कॉस्ट लग रही है उसमें से 6 लाख रुपए तो तुमने ऐड ही नहीं, तो फिर क्या करें सर? तो कर रहे करें क्या? तो सरकार ने एक और तीसरा तरीका निकाला, उन्होंने कहा कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट। ये एक तरीके का बैंक अकाउंट होता है, सरकारी अकाउंट नहीं होता, ये आपका ही अकाउंट है। आप किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाओ और अपने नाम से मुर्तजा अली कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट में जितना पैसे का आपको घर बनाना है उतने पैसे आप जमा करा और हमें उस रसीद दे दो कि हमने इतना पैसा हमारे बैंक में जमा करा दिया है, इससे हम घर बनाएंगे। ठीक है, तो जितना आप जमा कराओगे मान लिया जाएगा कि भाई आपने ये घर बनाने के लिए रख रखा है, इतने का आप घर बनाओगे, इतने का आपको क्या दे देंगे? एग्जेम्पशन। मतलब वो पापा ने मकान बेचा 50 लाख का, 50 लाख में से आए तो 50 लाख, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 20 लाख रुपए माइनस हो जाएगी, 30 लाख का कैपिटल गेन। और वो देख रहे हैं कि मैं तो 40 लाख तक का मकान ढूंढूंगा, तो उन्होंने 40 लाख रुपए का जमा करा दिया बैंक में, उनके नाम से नेशनलाइज बैंक में अलग खाता खुलवाया, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट, उसमें जमा करा दिया और सरकार को बोल दिया सरकार टेंशन मत लो, इस टाइम ड्यूरेशन में घर खरीद लूंगा, पैसे जमा पड़े हैं तो कैपिटल गेन 30 और अमाउंट इन्वेस्टेड 40, विचएवर इज लोअर 30 लाख का उनको क्या मिल जाएगा? एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्लियर है? ये फंडा समझ में आया? ठीक है, फिर वो अकाउंट तो उनका ही है, तो जैसे 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 घर पे काम होता जाएगा वैसे वैसे पैसे निकाल के वो घर बनाते जाएंगे। ठीक है, बोल। किसी ने नहीं बोला, ये उन्होंने खुद ने करा, उनकी एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग। मैं उनकी जगह होता काय को जमा कराऊं 30 कराऊंगा ना, कैपिटल गेन तो मुझे 30 एग्जाम करवाना है तो 30 मैंने इन्वेस्ट करा दी। ये लो सर सबूत मिल दे दिया तुमको कि 30 लाख रुपए अलग से गले में जमा करा रखे, इससे घर बनाऊंगा। क्लियर? बोलो मम्मी। चुनियो, घर बेचा है तो पैसा तो आएगा ही नहीं ना। मेरी बात सुनना बेटा, आपका जो कैपिटल गेन होगा वो 50 लाख के अंदर अंदर ही तो होगा। वो 50 लाख तो घर बेच के आई है ना तुम्हारे पास। अब तुम कह रहे हो नहीं नहीं सर, जैसे ही 50 लाख रुपए है ना, 20 लाख की तो 25 लाख की तो हम गाड़ी खरीद लाए, खरीद लाए तो किस बात का एग्रीमेंट मिलेगा? जितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो उतने का एग्रीमेंट मिलेगा। और कोई डाउट? सर चलो मान लो वही आपके पापा तो पहले ही चोर बने बैठे, 40 लाख का मकान 41 लाख में बेच रहे, टॉम एंड जेरी तो चल ही रहा है। एक बार तो सरकार ने उनको पकड़ ही लिया कि सारी लॉकिंग पीरियड में अगर तू बेचेगा तो चक्कर पड़ जाएगा। और अब वो सर अब आपके पापा के जवाब क्या हो गया, निकाल के बाद में ले आएगी गाड़ी, उनको पता पड़ता है? नहीं पता पड़ता है। अगर आपने उस फंड का मिसयूज कर लिया, या अब मैं तो और कहूँ सर नहीं बनाया मकान तो पड़ा रह गया पैसा, कई कमाल में बड़ी बड़ी निकलवा ली, तो मिसयूज कर दिया या अनयूटिलाइज रह गया, या तो उसको किसी भी इस ड्यूरेशन में पेमेंट विड्रॉ करके उससे गाड़ी खरीद ली, वर्ल्ड टूर पे चले गए, आपको गिफ्ट कर दिए, कुछ भी किया, मिसयूज कर दिया, या फिर ये ड्यूरेशन खत्म हो गई और अमाउंट पड़ा का पड़ा रह गया, इसको अपन बोलते हैं मिसयूटिलाइजेशन और अनयूटिलाइजेशन। मिसयूटिलाइजेशन और अनयूटिलाइजेशन दोनों ही केस में जैसे ही ये इवेंट होगा वैसे ही वो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। देखो कुछ भी चीज याद नहीं रखना, लॉजिकली कहानी सुनते जाओ, सब अपने आप रूल्स बनते जाएंगे।
40 लाख रुपए जमा कराए, 31 जुलाई को एग्जेम्पशन तो ले लिया, रिटर्न फाइल करें, अगले ही दिन 1 अगस्त को साला पैसे निकलवा रहे 10 लाख, उससे ले आए बोलेंगे 10 लाख पूरी गाड़ी वाली अपन तो पूरी ला देना, वो लाए 15 लाख रुपए ले आए और थार्ड लेके आ गए, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, मिस यूटिलाइजेशन हुआ ना। अब ये मिस यूटिलाइजेशन कौन से प्रीवियस ईयर में हुआ, 24-25 में। तो इस साल में वो 15 लाख रुपए ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। वो लॉन्ग टर्म एक्सेप्ट हुआ था, तो जिस साल में आपने मिस यूटिलाइज किया उस साल में वो एक्सेप्ट। फिर सर 40 में से 15 गए, फिर उन्होंने तो मिस यूटिलाइजेशन किया, बच्चे हुए 25 लाख खाते में पड़े के पड़े रह गए और 3 साल बीत गए। अब जो ये तीसरा साल है, एक और जो प्रीवियस ईयर में आ रहा है, ये आ रहा है 26-27। तो जैसे ही ये मुद्दत तमाम हुई और आपके पास अभी भी पैसा वहाँ पड़ा हुआ है, तो जो अनयूटिलाइज अमाउंट है वो क्या हो जाएगा आपका इस साल में टैक्सेबल। तो पूरा 25 टैक्सेबल नहीं होगा बेटा, मैंने 30 एग्जेम्प्ट कराया था, 30 में से 15 पहले ही टैक्सेबल हो चुका है, बचा हुआ 15 और टैक्सेबल हो जाएगा 26-27। प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है? हाँ, लॉजिकल है सब कुछ, समझ में आया। जिस साल में मिस यूटिलाइज होगा उस साल में टैक्सेबल, जिस साल में अनयूटिलाइज रह जाएगा उस साल में टैक्सेबल। और इसमें सरकार ने कोई ज़्यादा गणित नहीं लगाई कि कॉस्ट में से माइनस कर देनी है, लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म कर देनी है, ऐसा कुछ नहीं। लॉन्ग टर्म एग्जेप्ट था, लॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। जो इंटरेस्ट अब जो उन्होंने 40 लाख रुपए बैंक में जमा करा रखे हैं, चलो सेविंग अकाउंट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो मिला हुआ उनको, तो वो तो जिस साल में मिलेगा उस साल में वैसे ही टैक्सेबल है। अदर सोर्सेज में जितना भी ब्याज पट्टा आता है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। और कुछ आए, तुम चोरी चकारी वाले सवाल पूछते हो मुझसे। हाँ, तेरा बड़ी चोरी का होगा, बोल। कहाँ दे रहे? मैं तो बिल्कुल सही गया, तूने गलत सुना। मैंने 40 जमा करा दिए, उन्होंने 15 की गाड़ी खरीदी, 15 टैक्सेबल, 25 बचे अनयूटिलाइज रह गए, तो मैंने कहा था 25 टैक्सेबल, 15 का टैक्सेबल कराया मैंने। ओ अच्छा सवाल है। अरे अब ये एक और सवाल पूछ रहा है, ये तुम टाइम वेस्ट करते हो सालों में, ये गाड़ी अलग नहीं चल रही, पता नहीं क्या हो गया, टाइम भी हो गया आपका। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। अभी इसके 2 रूल और बाकी है, वो कल पढ़ेंगे, तब तक इसका डाउट सुन लेते हैं, वीडियो बंद कर दो।